अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 8 फरवरी 2026। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और आप वीडियो को बिहार के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार की ताज़ा तरीन खबरें। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन, पूर्णिया में समर्थकों ने निकाला विशाल मशाल जुलूस, आंदोलन की चेतावनी। सीटेट 2026 बिहार में आज 2 सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल, सीबीएसई ने कहा अगले 15 दिन में दोबारा होगी परीक्षा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बीते दिनों शाम को पहुंचे किशनगंज, आज इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। अररिया जिला में सिक्टी के 4 पैक्स में निवर्तमान अध्यक्ष फिर जीते, बोकंत्री में पति ने संभाली विरासत, मतदाताओं ने पुराने चेहरों को दोबारा मौका दिया। पूर्णिया जीएमसीएच में मरीज की मौत पर हंगामा, गुस्साए परिजनों ने इंटर्न डॉक्टर को घेरा, हाथापाई की कोशिश, पुलिस के पहुंचते ही शव लेकर फरार। विवाहिता की हत्या कर शव बालू में दफनाया, कटिहार में पति पर जहर देकर मारने का आरोप, पुलिस ने शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मनरेगा कांग्रेस की देन, कटिहार सांसद तारिक अनवर का बयान, कटिहार में मनरेगा बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस का महाधरना। बिहार की राजधानी पटना में कलयुगी बेटे ने किया रिश्ते का कत्ल, पिता की लाठी डंडे से पीटकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। किशनगंज की शिक्षिका कुमारी गुड्डी को शिक्षा ग्रह पुरस्कार, बेंगलुरु में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए सम्मानित। कटिहार में प्रेमिका के कमरे में मिला प्रेमी का शव, पिता से भोज का बहाना बनाकर मिलने गया था, महिला फोन कर बोली आपका लड़का रूम में खुद को बंद कर लिया है। कटिहार में ठेकेदार से रंगदारी मांगने और मारपीट का मामला, पीड़ित के भाई की शिकायत पर केस दर्ज, पिस्टल दिखाकर 10,000 रुपए लूटने का आरोप। किशनगंज जिला में स्पेशल टीम ने अवैध मिट्टी बालू खनन पर की छापेमारी, बेलवा में प्रशासन की कार्रवाई, कई नावें नष्ट, नदी का रुख बदलने का खतरा। पूर्णिया के पीरो में पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन कर समर्थकों ने किया प्रदर्शन। अररिया में 126 लीटर अवैध शराब जब्त, रजोखर के पास गाड़ी ड्राइवर गिरफ्तार, मामला दर्ज। कटिहार में 30 वर्षीय विधवा महिला की हत्या, 3 साल पहले पति की हुई थी मौत, 2 मासूम बच्चे हुए अनाथ। कटिहार जिला में कई पुलिस अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी, एसपी ने फलका थाने का औचक निरीक्षण किया, जांच में मिली त्रुटियां। कटिहार में विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर प्रखंड प्रशासन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्राणपुर पीओ बोले 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी, विकास की रफ्तार तेज होगी। कटिहार में महिला की हत्या में खुलासा, ससुर बोला रात के अंधेरे में लड़का मिलने आता था, फोटो वायरल होने पर गोली मार दी। बिहार के जहानाबाद में पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बवाल, छात्रा के परिवार ने साजिश बताया, कहा सरकार आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, न्यायिक जांच की मांग। कटिहार के 3 खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश रवाना, नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप में लेंगे भाग। कटिहार में मिड डे मील चावल चोरी मामले में कार्रवाई, प्रभारी प्रधानाध्यापक पर एफआईआर दर्ज, निलंबन की भी सिफारिश। लापरवाह ठेकेदार जेकेएम इंफ्रा को सभी टेंडर से बाहर किया, मंत्री दिलीप जायसवाल का सख्त रुख, कहा भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना में देरी पर कार्रवाई। दोस्तों, जनगणना 2027 को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पूरे राज्य में 2 चरणों में 45 दिन की अवधि में जनगणना होगी। उन्होंने कहा कि राज्य स्वयं भूमि सुधार विभाग के जनगणना कोषांग द्वारा राज्य में इसे पूरा किया जाएगा। इसके लिए 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक 100 गणना चलेगी। वहीं घर घर सर्वेक्षण मकान सूचीकरण 2 मई से 31 मई तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूर्णतः गोपनीय रहेगी।
दोस्तों, बिहार की राजनीति में शनिवार सुबह उस वक्त हलचल मच गई जब सांसद पप्पू यादव को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच लाया गया। गिरफ्तारी के दौरान लगी चोट के कारण उनके सिर में तेज दर्द बताया जा रहा है। वहीं धड़कन बढ़ने की शिकायत के चलते डॉक्टरों ने उनकी जांच की। इससे पहले देर रात उन्हें इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMSB हेल्थ चेकअप के लिए ले जाया गया था। डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही उनके समर्थक सड़कों पर उतर गए और विरोध शुरू कर दिया। माहौल को देखते हुए पुलिस भी सतर्क नजर आई। इसी बीच उनके भाई राजेश यादव ने कहा कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली वे तुरंत भाई के पास पहुंचे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पप्पू यादव के खिलाफ वारंट था तो वे चुनाव के दौरान खुले तौर पर कैसे घूम रहे थे। उनका यह भी कहना है कि पप्पू यादव हाल ही में नीट मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे और उसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने अनिश्चितता जताते हुए कहा कि मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। उनका यह बयान मामले की गंभीरता को दिखाता है। ये पूरा मामला गर्दनीबाग थाने में दर्ज एक पुराने केस से जुड़ा है। शिकायत मकान मालिक विनोद बिहारी लाल ने की थी। आरोप है कि पप्पू यादव ने निजी इस्तेमाल के नाम पर मकान किराए पर लिया, लेकिन बाद में उसे राजनीतिक दफ्तर बना दिया। जब मकान मालिक को इसकी जानकारी हुई तो विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद पप्पू यादव पर धोखाधड़ी, जालसाजी, घर में जबरन घुसने, आपराधिक धमकी और साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। यह केस MP MLA की विशेष अदालत में चल रहा था, लेकिन बताया जाता है कि सांसद कई बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। आखिरकार अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल पप्पू यादव का इलाज जारी है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चे पर और गरमाने की संभावना है। दोस्तों, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव RJD के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे। कार्यकर्ताओं के भव्य स्वागत से वह गदगद हो उठे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। तेजस्वी ने कहा कि वे देश के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसी दौरान उनके चाचा यानी नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए और उनके खिलाफ केस मुकदमे करा दिए। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में RJD सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 चुनाव का दौर भी हमने देखा। पहली बार संगठन में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। अब बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाएगा। एक बार फिर RJD की सरकार बनना उनका सपना है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि आज के लोकतंत्र में लोग गायब हो गया है और केवल तंत्र ही बचा है। इस दौरान तेजस्वी केंद्र सरकार पर तंज कसना नहीं भूले। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होने से पहले ही फर्जी केस बनाकर लोगों को उठाया जाता है और झूठे आरोप में जेल भेज दिया जाता है। RJD कार्यकर्ताओं को भी जबरन परेशान किया गया, लेकिन अब RJD चुप नहीं बैठेगी। बिहार के सभी गांव के लिए खुशखबरी, दूध बनेगा आमदनी का जरिया। CM नीतीश कुमार बोले जीविका दीदियों की बढ़ेगी कमाई। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अपने X हैंडल पर यानी ट्विटर पर जानकारी साझा किया है कि अगले 2 वर्षों में सभी गाँव में दूध उत्पादन समिति का गठन होगा। 7 निश्चित 3 के तीसरे निश्चित कृषि में प्रगति प्रदेश में समृद्धि के तहत डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक गाँव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है, ताकि पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिल सके। राज्य के कुल 39,073 गांवों में से 25,593 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जा चुका है। शेष सभी गांवों में अगले 2 वर्षों के अंदर दुग्ध उत्पादन समितियों के गठन का निर्देश पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को दिया गया है। इससे पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी और राज्य में दूध की उपलब्धता में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि 7 निश्चय 2 के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में सुधा दूध बिक्री केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। अब 7 निश्चय 3 के अंतर्गत राज्य की सभी पंचायतों में भी सुधा दूध बिक्री केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में राज्य की कुल 8,053 पंचायतों में से 100 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र स्थापित हो चुके हैं। दोस्तों, बिहार के सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र स्थित कन्होली गांव में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगा है। प्राथमिक विद्यालय हरियामा के प्रिंसिपल वीरेंद्र शाह अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। आरोप है कि शनिवार को जब कुछ अभिभावक अचानक उनके घर पहुंचे तो उन्होंने शिक्षक को एक छात्रा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। इस घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। शिक्षक की इस करतूत से
ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। उत्तेजित भीड़ ने आरोपी शिक्षक के कपड़े उतरवा दिए, उनके चेहरे पर कालीख पोतिए और जूते चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। गुस्साए लोग शिक्षक को जुलूस की शक्ल में कन्होली मोड़ तक ले गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान आरोपी शिक्षक को अपमानित करने के साथ साथ उनके साथ मारपीट और बदसलूकी भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही बसंतपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उत्तेजित ग्रामीणों के बीच से शिक्षक को रेस्क्यू कर अपने संरक्षण में लिया। थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है और आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुरानी विवादित दंपति मामले में पटना पुलिस ने शुक्रवार 6 फरवरी की देर रात उनके आवास से गिरफ्तार किया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पप्पू यादव जेल नहीं जाएंगे। इस बीच अब शनिवार 7 फरवरी को MP MLA कोर्ट में पेशी के दौरान मामले की सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए सोमवार 9 फरवरी तक के लिए PMCH में ही रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत के संबंध में अगली सुनवाई सोमवार को होगी, तभी दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। पप्पू यादव पर यह मामला 1955 में दर्ज एक प्रकरण से जुड़ा है। इसमें आरोप है कि उन्होंने किराए पर लिए गए मकान को कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया, बाद में उस पर कब्जा कर लिया था, जिस पर कोर्ट ने लंबे समय तक सुनवाई न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पप्पू यादव को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में ले जाया गया, लेकिन उनकी सेहत में गिरावट आ गई। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चलता रहा और बाद में उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल PMCH में भेज दिया गया है, जहां वे फिलहाल भर्ती है। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर शहर में एक धर्मशाला में एक परिवार की 4 सदस्यों की रहस्यमय मौत ने सभी को चौंका दिया है। कर्नाटक से आए ये पर्यटक अपने कमरे में पर लटके हुए पाए गए। प्रारंभिक पुलिस जांच में सामूहिक आत्महत्या का संदेह जताया गया, लेकिन मामले की गहराई से जांच जारी है। यह घटना दिगंबर जैन धर्मशाला में हुई, जो बौद्ध और जैन तीर्थयात्रियों के लिए प्रसिद्ध है। कमरे को GR नागा प्रसाद के नाम पर बुक किया गया था। शुक्रवार सुबह लगभग 9:40 में धर्मशाला के प्रबंधक कमरे से तेज बदबू आने की सूचना मिली। 3 दिन से कमरा बंद था, जिसके बाद प्रबंधक ने पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो चारों लोग पर लटके हुए मिले। पुलिस ने घटनास्थल पर गहन जांच की, जिसमें डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम शामिल थी। शव को नीचे उतारने के बाद कमरे से 25 स्ट्रिप्स नींद की गोलियां, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड और 1,18,000 रुपए नकद बरामद हुए। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि महिलाओं के हाथ पीछे बंधे हुए थे और उनके मुंह टेप से बंधे थे, जो मामले को और रहस्यमय बनाता है। दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अब पुलिस कस्टडी में है। उन्हें PMCH से बेऊर जेल भेज दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार देर रात पप्पू यादव को मंदिर स्थित उनके आवास से 31 साल पुराने एक केस में गिरफ्तार किया गया था। 2 फरवरी को इस केस में कुर्की जब्ती का वारंट जारी किया गया था। दोस्तों, अब सवाल है कि Y+ सुरक्षा घेरे में रहने वाले पप्पू यादव को आधी रात को पटना पुलिस को गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आई? क्या पप्पू यादव के भागने का खतरा था या पप्पू यादव कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे थे? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए पप्पू यादव के अरेस्ट होने के पीछे की कहानी। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस गिरफ्तारी के पीछे पूरी कहानी नीट छात्रा रेप मौत मामले के विरोध प्रदर्शन में पप्पू यादव का इन्वॉल्वमेंट है। अब तक पप्पू यादव बिहार में इस मुद्दे पर आवाज बुलंद कर रहे थे। अब वे इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने लगे थे। सबसे पहले उन्होंने आज यानी रविवार को उन्होंने दिल्ली में नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए बड़ा प्रदर्शन करने वाला था। नीट छात्रा हत्याकांड संघर्ष समिति के बैनर तले होने वाले इस प्रदर्शन में 5 से 10 हजार लोगों के जुटान होने की संभावना था। इसमें दिल्ली NCR में रहने वाले बिहारियों के साथ अन्य लोगों को भी जुटाने की तैयारी थी। जहां तक लगता है कि इसी के डर से सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार करवाया है। दोस्तों, बिहार की महिलाएं अब सड़कों पर बस की स्टीयरिंग संभालकर नई मिसाल कायम करने को तैयार है। पिंक बस सेवा के लिए चयनित पहली 6 महादलित महिला चालकों का नियोजन आगामी 14 फरवरी को पटना स्थित अधिवेशन भवन में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार करेंगे। ये 6 महिला चालक आरती कुमारी, रागिनी कुमारी, अनीता कुमारी, सरस्वती कुमारी, गायत्री कुमारी और बेबी कुमारी देवी मोटर व्हीकल LMV ड्राइविंग लाइसेंस धारक है। विभाग इन्हें पिंक बस संचालित करने के उद्देश्य से औरंगाबाद
धनबाद स्थित IDTR में विशेष प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये महिलाएं पटना की सड़कों पर पिंक बस चलाती नजर आएंगी। राज्य के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। उनकी सोच है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़े। उन्होंने आगे बताया कि अब राज्य के 4 अन्य जिलों में सुपौल, बांका, मोतिहारी और नालंदा में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च IDTR स्थापित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से अधिक लोगों को वाहन चलाने का पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बने और रोजगार के नए अवसर से जुड़ सके। चिकन खाने वालों सावधान हो जाइए, पोल्ट्री में दवाओं का आपके शरीर पर गंभीर असर पड़ने वाला है। जी आपको बता दें कि मुर्गियों को दी जाने वाली इंजेक्शन का मनुष्यों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने और बीमारियों से बचाने के लिए दिए जाने वाले एंटीबायोटिक जैसे टाइलोसिन और हार्मोनल इंजेक्शन का मांस के जरिए सेवन मनुष्यों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है। इससे मानव शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सुपर बग विकसित हो रहा है, जिससे दवाएं बेअसर हो रही है। साथ ही इम्यून सिस्टम कमजोर, लिवर और किडनी की क्षति के साथ एलर्जी जैसे समस्याएं बढ़ रही है। चिकित्सक बताते हैं कि यदि दवा वापस लेने की अवधि का पालन किए बिना यानी दवा देने के तुरंत बाद मुर्गी का सेवन किया जाता है तो दवा के अवशेष मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अक्सर पोल्ट्री फार्म में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक या अनुचित उपयोग से मानवों में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी विकसित होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है, जो जन स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। इससे भविष्य में मनुष्यों में होने वाले संक्रमणों का इलाज मुश्किल हो सकता है। बिहार के मधेपुरा के स्कूल में मिड डे मील के बाद बीमार हुए 70 से अधिक बच्चे, अस्पताल में मची अफरा तफरी। जी आपको बता दें कि बिहार के मधेपुरा जिले से एक बड़ी और डरावनी खबर सामने आई है। सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कारूटोला सहूगर में शनिवार को दोपहर का भोजन मिड डे मील करने के बाद 70 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। भोजन के कुछ ही देर बाद बच्चों के बीमार होने की खबर से पूरे प्रखंड और जिला प्रशासन में खलबली मच गई है। जानकारी के अनुसार स्कूल में शनिवार को मेन्यू के अनुसार बच्चों को मिड डे मील परोसा गया था। खाना खाने के महज 15 से 20 मिनट बाद ही बच्चों ने पेट में तेज दर्द, मड़ोर और घबराहट की शिकायतें शुरू कर। देखते ही देखते दर्जनों बच्चे एक साथ उल्टी करने लगे। स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई और बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण स्कूल की ओर दौड़ पड़े। बीमार बच्चों को आनन फानन में स्थानीय वाहनों और एम्बुलेंस की मदद से सदर अस्पताल और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में आक्रोशित परिजन स्कूल और अस्पताल पहुंच गए। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही और घटिया गुणवत्ता का भोजन परोसने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। शुरुआती आशंका जताई जा रही है कि भोजन में कोई जहरीली जीव गिर गया था या फिर भोजन बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री दूषित थी। प्रशासन ने खाने के सैंपल को जब्त कर लिया है और उसे जांच के लिए लैब भेजने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, सीमांचल क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाली बड़ी सौगात के रूप में रायगंज से बारसोई होते हुए किशनगंज के मोड़ ग्राम तक हाई स्पीड कॉरिडोर सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI भारत सरकार ने ज्ञापांक संख्या 6203/1/2025-26 DPR BSPL 2/15/7 दिनांक 3 फरवरी 2026 के तहत इस महत्वाकांक्षी परियोजना का DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश गुरुग्राम हरियाणा स्थित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया है। निर्देश के अनुसार रायगंज बारसोई के बीच नेशनल हाईवे के DPR के साथ साथ बारसोई से किशनगंज के मोड़ ग्राम तक के मार्ग का भी DPR तैयार किया जाएगा। यह प्रस्तावित नेशनल हाईवे बंगाल और बिहार को सीधे जोड़ने का कार्य करेगा, जिससे क्षेत्रीय आवागमन के साथ साथ व्यापार और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। बताया जाता है कि सड़क की मांग रायगंज के सांसद कार्तिक चंद्रपाल द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। इसी क्रम में NHAI द्वारा जारी पत्र के एक प्रति सांसद श्री पाल को भी सूचनार्थ भेजी गई है। परियोजना की मंजूरी की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सहायक निदेशक परमजीत सिंह को 5 लाख रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो की ट्रैप टीम ने अधिकारी को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब वे नियोजन भवन की पार्किंग में अपनी कार के भीतर रिश्वत की पहली किस्त स्वीकार कर रहे थे। ये अधिकारी युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में तैनात थे। इस औचक कार्रवाई से पूरे सरकारी महकमे
में हरकंप मच गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार सहायक निदेशक परमजीत सिंह ने एक विशेष कार्य के एवज में कुल 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता और अधिकारी के बीच हुए सौदे के तहत आज 5 लाख रुपए की पहली किस्त दी जानी थी। जैसे ही पैसे का लेन देन हुआ, पहले से घेराबंदी किए हुए निगरानी विभाग के अधिकारियों ने जय सिंह को उनकी कार समेत दबोच लिया, रिश्वत की राशि बरामद कर ली। मामले की पुष्टि करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि ब्यूरो को गुप्त सूचना मिली थी कि नियोजन भवन की पार्किंग में रिश्वत का बड़ा लेन देन होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि सहायक निदेशक परमजीत सिंह द्वारा 5 लाख रुपए कार में लिए जाने की तैयारी है। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब बिहार में अपराधी बचेगा नहीं। अपराधी चाहे राज्य में हो या बाहर भाग जाए, बिहार पुलिस उसे ढूंढ कर जेल भेजेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अपराधियों के लिए बिहार अब सुरक्षित नहीं है। शुक्रवार को बजट सत्र के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी सोना लुटेरा प्रिंस के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपराधियों को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि वो अपने लिए कोई सेफ जगह खोज ले, क्योंकि अब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कई अपराधी छिपने के लिए बेंगलुरु जैसे शहरों का रुख करते हैं, लेकिन बिहार पुलिस वहां भी जाकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने 2 टूक कहा कि कानून से भागने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की नीट छात्रा मौत मामले में दिए गए बयान पर सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को सार्वजनिक रूप से नाम बताना चाहिए, जिसका भी नाम आएगा उसे 24 घंटे के अंदर जेल भेजा जाएगा। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनसे इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान की उम्मीद नहीं थी। यदि वे नाम नहीं बताती है तो इसका मतलब है कि वे साक्ष्य छिपा रही है। दोस्तों, 2.5 लाख का इनामी कुख्यात सोना लुटेरा प्रिंस को वैशाली पुलिस और एसटीएफ की मुठभेड़ में मार गिराया। प्रिंस जेल में बंद कुख्यात सोना लुटेरा सुबोध सिंह गिरोह का खास सदस्य था। वह हाजीपुर कोर्ट से सिपाही की हत्या कर फरार हो गया था। इसके बाद दोबारा गिरफ्तार हुआ तो पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान फिर फरार हो गया था। उस पर सरकार ने 2.5 लाख का इनाम रखा था। वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने कहा कि शुक्रवार को बिहार के हाजीपुर में पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी प्रिंस कुमार मुठभेड़ में मारा गया। प्रिंस कुमार पर देश के सबसे बड़े सोना लूट कांड सहित हत्या और लूट जैसे दर्जनों गंभीर मामले दर्ज है। पुलिस के अनुसार प्रिंस हाल ही में पटना पीएमसीएच से फरार हो गया था। उसकी तलाश में पटना एसटीएफ और वैशाली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर हनुमान नगर कॉलोनी में उसे घेर लिया, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। बताया गया कि प्रिंस के सहयोगी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने हथियार गोली भी बरामद किया है। वहीं बिहार पुलिस के द्वारा प्रिंस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। प्रिंस ने जेल से फरारी के बाद उड़ीसा 4 करोड़ के सोने की लूट की थी। इसके अलावा उस पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी सोना लूट कांड के मामले दर्ज थे। दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया, जिसने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अब विधायकों, विधान पार्षदों और सरकारी कर्मचारियों को इलाज के लिए जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में जल्द ही कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा लागू की जाएगी, जिससे करीब 10 लाख कर्मचारी और उनके आश्रित परिवारों को लाभ पहुंचेगा। सदन में उठा ये मुद्दा सदन में ही फैसला हुआ। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की मांग जोरदार तरीके से उठाई। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि इलाज के बाद महीनों तक पैसा वापस मिलने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी होती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले इस विषय पर बैठक बुलाने की बात कही, लेकिन विधायक इस पर संतुष्ट नहीं हुए। जाले से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने भी सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि जब सरकार सदन में मौजूद है तो फैसले के लिए बैठक की जरूरत क्यों। इस पर माहौल गर्म हुआ और अंततः सरकार ने सदन में ही कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने की घोषणा कर दी। दोस्तों, बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस दौरान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर 4000 करोड़ रुपए खर्च करके हराने का गंभीर आरोप लगाया। इस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद संभाबी चौधरी ने शुक्रवार को तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। संभाबी चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का अपना नजरिया है कि कैसे जनहित की योजना को धरातल पर उतारा जाता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि योजनाओं को महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्य
नियमित किया गया। 2025 ही नहीं बल्कि 2005 से ही ऐसे बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो महिलाओं और बच्चियों को सशक्त बनाने और बढ़ाने के लिए लागू की गई है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं कि सरकार ने 4000 करोड़ रुपए उन्हें हराने के लिए खर्च किए हैं तो यह उनकी छोटी सोच है। सांसद ने तेजस्वी यादव के 10,000 में बिकने वाले बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का आरोप दिखाता है कि उनका आचरण और संस्कार कैसा है। सदन के अंदर कोई ऐसे शब्द का प्रयोग करे, वो भी महिलाओं को लेकर, और वहीं जनहित के कार्य पर सवाल उठाए तो उनकी विचारधारा और आचरण का पता चलता है। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान टूटकर गिरा छत, बाल बाल बचे विधानसभा अध्यक्ष, लाखों रुपए खर्च कर कराया गया था रिनोवेशन। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन शुक्रवार सदन की कार्रवाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस घटना में किसी को हानि नहीं पहुंची। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार सदन की कार्रवाई के लिए अंदर जा रहे थे, तभी भवन की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि वो इसकी चपेट में नहीं आई। बता दें कि बजट सत्र से पहले विधानसभा भवन का रिनोवेशन किया गया था। इसके लिए लाखों रुपए भी खर्च किए गए थे, फिर भी छत का हिस्सा टूटकर गिर गया। घटना के बाद विधानसभा परिसर में हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। छत का हिस्सा गिरने के बाद कुछ देर के लिए उस मार्ग को बंद कर दिया गया और अन्य सदस्यों की आवाजाही रोक दी गई। बताया जाता है कि बजट सत्र से पहले विधानसभा भवन में मरम्मत, रंग रोगन और सजावट का काम कराया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संभावित आगमन को देखते हुए परिसर को सजाने और संवारने पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इसके लिए टेंडर भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद मुख्य इमारत का हिस्सा गिरने की घटना ने निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, पूर्णिया सांसद ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर कोसी सप्तकोशी उच्च बांध हाई डैम परियोजना सहित सीमांचल क्षेत्र के गंभीर बाढ़ समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की है। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नेपाल की सप्तकोशी नदी एवं भारत की कोसी नदी पर प्रस्तावित ये बहुउद्देश्यीय परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है, जिसका प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन, सिंचाई विस्तार तथा क्षेत्रीय संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से 3000 मेगावाट से अधिक जल विद्युत उत्पादन संभव है, जो बिहार और आसपास के राज्यों के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो सकती है। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 8 फरवरी को किशनगंज के तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इस समारोह में उद्योग सह पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी, कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान और खालिद अनवर सहित कई अन्य नेता व अधिकारी भी शिरकत करेंगे। तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना मतीउर रहमान ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल के आगमन से क्षेत्र के छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस दीक्षांत समारोह में महदुल उलूम अल इस्लामिया, जामिया आयशा अल इस्लामिया और अन्य संस्थानों से उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए 100 से अधिक छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान सचिव अब्दुल रशीद, प्रिंसिपल मुजम्मिल हक, रहबरे इस्लाम और मंसूर आलम भी उपस्थित थे। इस समारोह में उद्योग सह पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी, कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान और खालिद अनवर सहित कई अन्य नेता व अधिकारी भी शिरकत करेंगे। तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना मतीउर रहमान ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल के आगमन से क्षेत्र के छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। दोस्तों, किशनगंज के कोचाधवन प्रखंड अंतर्गत बगलबाड़ी पंचायत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी है। यह खनन मौजाबाड़ी पुल के समीप नदी की धार से जुड़ी लाल कार्ड की जमीन पर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार धारीवाल कंपनी द्वारा JCB और पॉकलेन जैसी भारी मशीनों का उपयोग कर खुलेआम मिट्टी की खुदाई की जा रही है। इस अवैध खनन के कारण लाल कार्ड की जमीन पूरी तरह गड्ढों में बदल गई है, जिससे भविष्य में जान माल के नुकसान की आशंका बढ़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह अवैध खनन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब तक खनन विभाग या जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। क्षेत्र के जानकारों का दावा है कि अब तक कई एकड़ भूमि की अवैध खुदाई कर करोड़ों रुपए की मिट्टी निकाली जा चुकी है। इस मामले में जिला पदाधिकारी विशाल राज ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने तत्काल जाँच कराने और जाँच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जिला पदाधिकारी के आश्वासन के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई का इंतजार है।